थे उसकी कैलकुलेशंस वाला पार्ट रह गया था, एविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन वाला पोर्शन। आज हम उसी पोर्शन को करेंगे कंप्लीट, जो कल रह गया था बच्चे। हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ लिया था और एक ग्राफ बनाया था हमने, आपको याद होगा कल की क्लास में। वेट अ मिनट बच्चे, एक ग्राफ बनाया था हमने इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के बीच में। आज हमने उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करनी है। व्हाट आई मीन कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करना है। तो बच्चे वहां से शुरू करते हैं। जब मैंने कहा था कि अब हमने हमने ऑब्जर्वेशंस वगैरह देख ली थी, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, कल यहीं तक किया था ना, कैलकुलेशन वाला पोर्शन रह रहा था। यस सर। तो कैलकुलेशंस करते हैं आज हम लोग स्टार्ट। तो बच्चे फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन में आप लिखोगे फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंटरफेरेंस ब्रैग्स लॉ। ये लॉ आपने पढ़ा नहीं है, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंटरफेरेंस, ब्रैग्स लॉ स्टेटेड दैट 2d sin theta is equal to n times of lambda। बच्चे आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई भी प्रूफ हमारे सिलेबस में इसका कोई लिंक नहीं है अभी तक, बस ये यहाँ यूज हो रहा है, दैट इज वाई मैं बता रहा हूँ। तो यू हैव टू लर्न दिस ब्रैग्स लॉ डायरेक्टली। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंटरफेरेंस में, यानी जब आपके पास कोई सॉलिड क्रिस्टल्स हैं तो उसके अंदर एटॉमिक लेयर्स होती हैं। जैसे कि बच्चे हमने यहाँ पर, मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नाइकोल प्रिज्म है, सॉरी नाइकोल प्रिज्म नहीं, अपने पास निकल का एक क्रिस्टल है। मान लो बच्चे कि अपने पास निकल का एक क्रिस्टल है और इसके अंदर ये एटॉमिक लेयर्स हैं अपने पास। एक मिनट रुकना, ब्रैग्स लॉ क्या चीज है ये मैं बताने लगा हूँ। मान लो बच्चे ये अपने पास एटॉमिक लेयर्स हैं कुछ, ऐसे समझो, वी हैव दीज एटॉमिक लेयर्स। यहाँ पर अपने पास एटम्स हैं इस तरह से, ये एटॉमिक लेयर्स होती हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर। इस तरह से बहुत सारे एटम्स की लेयर्स बनी होती हैं। कल जो मैंने आपको समझाया था कि अपने पास जैसे एक निकल क्रिस्टल है जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन हिट करता है, तो ये जो अपनी लेयर्स हैं, ये लेयर्स मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी। ये अपने पास निकल क्रिस्टल है ना, तो निकल क्रिस्टल के अंदर इस तरह के अपने पास एटॉमिक लेयर्स हैं। जैसे ये एक एटॉमिक लेयर है, ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, ये बच्चे एटॉमिक लेयर्स हैं अपने पास। इनके अंदर ऐसे ऐसे एटम्स हैं, तो इन्हें यहाँ शो कर रहा हूँ साइड में, ये आपने देख लेना है, बना भी लेना है। तो बच्चे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको डी क्या है। डी बच्चे एटॉमिक लेयर्स के बीच की सेपरेशन है। डी क्या है यहाँ पे, ये जो स्मॉल डी है, इट इज स्मॉल डी जो है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स। इट इज डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक
लेयर्स, जो स्मॉल डी है, एटॉमिक लेयर्स इन अ क्रिस्टल, या इन्हें हम लोग इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी कहते हैं, मतलब एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स विच इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। और निकल क्रिस्टल के लिए बचे, ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है और निकल क्रिस्टल, इसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट, निकल क्रिस्टल के लिए बात कर रहा हूँ, निकल क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये एटॉमिक लेयर वाली बात समझ आ रही है या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी बेटा, कोई रिस्पॉन्स करो, ऐसे मुझे सपने नहीं आएंगे कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। क्लियर क्लियर है? फॉर निकल क्रिस्टल जो डी की वैल्यू है वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। निकल क्रिस्टल के लिए वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास जो डिवीजन एंड डर्मर एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने निकल क्रिस्टल यूज किया था, तो उसमें एटॉमिक लेयर्स जो होती हैं क्रिस्टल्स के अंदर, और उन एटॉमिक लेयर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे थीटा क्या है, पहले थीटा देख लेते हैं। व्हाट इज थीटा? दिस थीटा इज, ये जो थीटा है, दिस इज एंगल बिटवीन, लिख लेना है सारी चीजें। थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव, थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। इंसिडेंट वेव और एटॉमिक लेयर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। एंड बच्चे यहाँ पर जो n है, ये जो n है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। और लैम्डा यू नो दैट दिस इज वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। तो बच्चे दिस इज वेवलेंथ। तो ये सारी चीजें आपको पता है, पहले इतना नोट कर लो। ब्रैग्स लॉ की ये कंडीशन सारी की सारी, ब्रैग्स लॉ क्या स्टेट करता है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। लर्न इट डायरेक्टली। बच्चे यहाँ तक लिख लो, और ये डायग्राम अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग इसे। पहले इतना लिख लो जो लिखा हुआ है, बेटा जल्दी जल्दी नोट करना थोड़ा। डन सर। ओके, आओ देखते हैं। इस लॉ को यूज करेंगे हम कैलकुलेशन पार्ट में इस एक्सपेरिमेंट के। ना बच्चे, जो अपने पास यहाँ पे क्रिस्टल है, मान लो कि ये अपने पास इस तरह से आ रही है इंसिडेंट वेव। ये अपने पास क्या है? दिस इज इंसिडेंट वेव। अच्छा, इंसिडेंट वेव आ रही है यहाँ से यहाँ तक। बच्चे अगर फर्स्ट लेयर से, मान लो पहली ही लेयर से डाइफ्रैक्शन हो रही है, तो इसके लिए अपने पास n की वैल्यू 1 रहेगी। सेकेंड लेयर से डाइफ्रैक्शन हो रही है तो n की वैल्यू 2 रहेगी। यानी ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन ऐसे डिसाइड होगा। फर्स्ट लेयर से डिफ्रैक्शन हो रही है तो n इज इक्वल टू 1। सेकेंड लेयर से डाइफ्रैक्शन हो रही है तो जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है। बट चलो हम फर्स्ट ऑर्डर ही देख रहे हैं। इंसिडेंट वेव आई, बच्चे यहाँ से वेव इस तरह से डाइफ्रैक्ट हो गई, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज रिफ्लेक्टेड, और यू कैन से दैट डाइफ्रैक्टेड वेव। तो दिस इज डाइफ्रैक्टेड वेव, यहाँ से डाइफ्रैक्शन हो गई। तो बच्चे इंसिडेंट वेव, थीटा हमने क्या बोला था? थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, ये एंगल बच्चे थीटा है। थीटा वाज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, वो अपना थीटा एंगल है। तो अपनी एटॉमिक लेयर बच्चे ये रही, एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट के बीच में एंगल थीटा है। एंड बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल बनाएं एकदम परपेंडिकुलर, ये जो पूरा एंगल है इंसिडेंट वेव और डाइफ्रैक्टेड वेव, ये पूरा एंगल था अपने पास 5, तो ये आधा एंगल हो जाएगा 5/2, और ये वाला आधा एंगल भी 5/2 हो जाएगा। यस और नो बच्चे? ये हाफ एंगल 5/2, ये वाला हाफ एंगल भी 5/2, और ऑब्वियसली इसके साथ भी जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑल्सो थीटा। बच्चे ये आप बना लो, ये एंगल थीटा, दिस इज 5/2,
दिस रिमेनिंग एंगल इज ऑल्सो 5/2। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये नहीं लिखना तो इतना ही लिख लो बस। इंसिडेंट वेव और एटॉमिक लेयर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। और कल हमने निकल क्रिस्टल था अपना इस तरह से, ये रफ है डायग्राम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से ऐसे डाइफ्रैक्ट हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है ये फाई। यानी बच्चे जो इंसिडेंट वेव है और जो डाइफ्रैक्टेड वेव है इनके बीच का एंगल फाई है, इंसिडेंट और डाइफ्रैक्टेड के बीच में। तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, तो ये एंगल 5/2 आधा, और बचा हुआ आधा एंगल भी 5/2। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बस आपको ये ध्यान रखना व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज 5/2। ओके नाउ बेटा, अब जब आपको ये सारी कहानी पता चल गई है तो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से जब आपने लिख लिया ब्रैग्स लॉ के बाद वो आपने लिख ली ब्रैग्स लॉ, ठीक है। अभी हम लोग ये थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा प्लस एंगल 5/2 ये बनेगा 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये टोटल कितना बैठा बेटा, 5/2 प्लस थीटा, ये बैठा 90 डिग्री। यहाँ से अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। कल मैंने बताया था 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। तो बच्चे अगर हम फाई की वैल्यू यहाँ 50 डिग्री डाल दें तो अपने पास थीटा का आंसर आ जाएगा, थीटा प्लस 50/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चे थीटा आएगा, थीटा यहाँ से आएगा 90 माइनस 25, तो बेटा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। ठीक है बच्चे, थीटा की वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगी हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ये डायग्राम अपनी रेफरेंस के लिए बना लेना कि मैंने थीटा प्लस 5/2 को 90 को लिखा, क्योंकि ब्रैग्स लॉ कहता है, ब्रैग्स लॉ में हमने पता है कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। और इंसिडेंट और डाइफ्रैक्टेड वेव के बीच में टोटल एंगल फाई था, तो आधा आधा एंगल हो गया 5/2। नाउ थीटा प्लस 5/2 टोटल बैठा 90। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जब हमने कल ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा कल ग्राफ बनाया था हमने, तो यहाँ पर 550 डिग्री पर 550 डिग्री पर अपने पास मैक्सिमम आ रही थी इंटेंसिटी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई हमने 50 डिग्री लिखा और ये वैल्यू यहाँ डाली तो थीटा 65 डिग्री आ गया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके शाबाश, सर एक ये मिनट। लिख लिया? हाँ जी, पहले ब्रैग्स लॉ लिखना है, कैलकुलेशन हेडिंग डाल के पहले ब्रैग्स लॉ लिखना है जो मैंने पहले बताया। उसके बाद साइड में ये डायग्राम बना लेना है। ये आपकी रेफरेंस के लिए है डायग्राम कि मैंने यहाँ पे निकल क्रिस्टल लिया, उसकी लेयर्स दिखाई हैं, एटॉमिक लेयर, और इस तरह से डाइफ्रैक्शन शो किया, सो दैट फिर ये लिख लेना आपने, डायग्राम साइड में बना लेना। यहाँ तक हो गया बच्चे? डन सर। शाबाश। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे ब्रैग्स लॉ में। नाउ यूजिंग ब्रैग्स लॉ, उसके बाद लिखोगे आप बच्चे यूजिंग ब्रैग्स लॉ हमारे पास है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। बच्चे फॉर फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन n की वैल्यू का आप 1 डाल दीजिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन n इज इक्वल टू 1। और फॉर निकल क्रिस्टल बच्चे d की वैल्यू हमें पता ही है। फॉर निकल क्रिस्टल d इज 0.91 एंगस्ट्रम।
और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो बेटा अपने पास आएगा 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बेटा थीटा की वैल्यू हमने 65 डिग्री निकाली है, डी की वैल्यू डाल दी, थीटा की वैल्यू डाल दी, एन की वैल्यू है 1 इंटू लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब हम लोग बच्चे लैम्डा कैलकुलेट करेंगे ये सारी वैल्यूज डाल के 0 sin 65, तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू आएगी बच्चे 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। हाँ सॉरी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है बच्चे। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी cos ब्रॉगली 15 की वैल्यू डाल के निकालिए। साइन 65 डिग्री। हाँ, या तो आप cos 15 60 70 80, नहीं, साइन 65 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर Yes. आएगा। आपको वैल्यूज नहीं डालनी, आपको सीधा ये लर्न कर लेना है अगर एग्जाम में आता है। या साइन 65 डिग्री की वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आएगा बच्चे। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये निकल के आई। एक्सपेरिमेंटल क्यों? क्योंकि हमने ये फाई एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था, फाई 50 डिग्री एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था, और फाई से हमने थीटा निकाला, फाई से हमने थीटा निकाला 65 डिग्री, और फिर हमने ब्रैग्स लॉ लगाकर लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। तो ये जो वेवलेंथ हमें मिली है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ तक नोट कर लो बच्चे, ठीक है? यहाँ तक हो गया? Done, sir. ओके। अब हम लोग, ये तो बच्चे हो गए एक्सपेरिमेंटल, अब निकालेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकल वैल्यू क्या निकली? ना बच्चे, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by d Broglie wavelength of electron is given by this formula, lambda is equal to, हमने बच्चे कल फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा का, याद है क्या फॉर्मूला पढ़ा था? मुझे बताना एक बार। 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, प्लीज चेक कौन सा फॉर्मूला था वो लैम्डा का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल की टर्म्स में हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए। रिजल्ट्स में देखो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आया था लैम्डा का। Sir, h upon under root 2 mqv. हाँ जी, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकला था? ये तो जर्नल रिजल्ट है। Sir, lambda is equal to h upon. अच्छा, बच्चे यहाँ पे okay. 12.27 upon under root v. 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज ये आई थी, और इसमें लैम्डा की वैल्यू हमें एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। तो ये थ्योरेटिकल फार्मूला है। अब अगर हम लोग लैम्डा की यहाँ पर बचे V की वैल्यू 54 वोल्ट्स रखें, 54 वोल्ट्स, क्योंकि हमें पता था, आपको पता था कल हमने ग्राफ बनाया 50 डिग्री पे, और जब हमने 54 वोल्ट रखा तब अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी। तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू 54 रखते हैं यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। मतलब बच्चे ये अपने पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी 1.65, और इस रिलेशन से जो डी ब्रॉगली रिलेशन है, इस रिलेशन से थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है 1.67, जो कि बहुत क्लोज है। तो इस ये कैलकुलेशन के बाद आप लिखोगे रिजल्ट, रिजल्ट निकल के क्या आया? रिजल्ट आप लिखोगे थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू are in good agreement. Theoretical and experimental values
आर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर, मतलब दोनों की वैल्यू लगभग सेम आ रही है, आर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर, does this experiment proved, तो बच्चे इसके बाद आपने लिख लेना है does this experiment proved wave nature of electron, does this experiment proved wave nature of electron। तो इस तरह से बच्चे कि मैटर का भी डुअल नेचर होता है, वो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने अपनी कैलकुलेशन से प्रूफ कर दिया, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के रिजल्ट्स लगभग मैच हो रहे हैं। एक 1.65 आ रहा है और एक 1.67 आ रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्योंकि दे आर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो वी कैन से दैट रिजल्ट निकल के क्या आया कि इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर बच्चे? यस और नो? यस और नो बेटा? बेटा हमने क्या किया मुझे पता नहीं चल रहा, आपका समझ भी आ रहा है आपको नहीं? बेटा हमने ब्रैग्स लॉ लगाया, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से रिजल्ट आया 1.65 एंगस्ट्रॉम, और सॉरी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से रिजल्ट आया 1.65, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई इतनी, और थ्योरेटिकल वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली रिलेशन से आ रही है वो आ रही है 1.67। अब ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम है, लगभग सेम है, हल्का फुल्का डेविएशन आई जाती है। तो ये सेम वैल्यू आना, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का सेम आना, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, क्योंकि बच्चे पूरा एक्सपेरिमेंट वेव नेचर से प्रूफ किया गया है, सारी कैलकुलेशन वेव नेचर को करके की गई है। आप ब्रैग्स लॉ देखो, इस पे भी इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाई है। हमने कहा ब्रैग्स लॉ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी, एक्सपेरिमेंटली देखा जब फाई की वैल्यू 50 डिग्री आती है, तो हमने फाई की वैल्यू 50 डिग्री रखकर थीटा की वैल्यू निकाली 65 डिग्री, और फिर वहां से ब्रैग्स लॉ में ये वैल्यू पुट करी, और फिर कैलकुलेशन करके आंसर आया 1.65, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और फिर हमने डी ब्रॉगली ने जो हमें फॉर्मूला दिया था लैम्डा निकालने का, थ्योरेटिकल फॉर्मूला, उससे हमने कैलकुलेशन की, तो भी आंसर लगभग सेम आ रहा है। मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे आर इन गुड एग्रीमेंट विद ईच अदर, व्हिच इज शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव नेचर। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, तो यहाँ पर आपका ओके, तो बेटा यहाँ से आपका ये चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये खत्म हो जाता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क,